आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेज। ठीक है, तो इस टॉपिक में मेनली हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कोई भी लीनियर इक्वेशन दिया होगा इन 2 वेरिएबल्स या फिर इन 3 वेरिएबल्स, तो उस इक्वेशन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मेनली इस टॉपिक में हम लोग को यही पढ़ना है। तो उसे जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो यूजिंग इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का यूज करके उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग आज इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए तो देखिए क्या हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेज। ठीक है, तो इस टॉपिक में सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम मतलब क्या? संगत निकाय। संगत निकाय हम लोग क्लास 10th में पढ़ते थे। ठीक है, कंसिस्टेंट सिस्टम कहाँ पढ़ते थे? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या होता है ये? अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन is said to be consistent if it has one or more solutions. A system of equations is said to be consistent if it has one or more solutions. यदि कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है उसका एक या एक से ज़्यादा हल होगा तो उसे कहते हैं क्या? हम लोग कंसिस्टेंट सिस्टम, संगत निकाय। ठीक है, अब देखते हैं क्या इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ये क्या हो गया? ऐसा सिस्टम जिसका कोई भी सोल्यूशन ना हो, है ना, असंगत निकाय कहेंगे इसको। अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज said to be inconsistent if it has no solution. ठीक है, जिसका कोई हल ना हो उसे असंगत निकाय कहते हैं, उसे इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, क्या कहा कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का यूज करके लीनियर इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे होता है। लेट अस कंसिडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। कुछ इक्वेशन ले लेते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2, a3x प्लस b3y प्लस
C3Z इक्वल्स टू D3। 3 इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स लिया, इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दो, ये सेकेंड और ये थर्ड हो गया, है ना। इसी टाइप को आपको इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और उसे सॉल्व करके हमको x, y, z को फाइंड करना होगा। या फिर आपको दिया रहेगा क्या, 2 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स भी दिया रहेगा। अब देखिए, देन द एबव सिस्टम ऑफ equations can be written in the form of a matrix equation AX equals to B। क्या कहा, ऊपर दिए गए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को एक मैट्रिक्स इक्वेशन के रूप में लिखेंगे और वो मैट्रिक्स इक्वेशन मेरा क्या होगा, तो AX इक्वल्स टू B। ठीक है, अब इसमें देखिए, व्हेयर A मेरा क्या है, तो A को कहते हैं क्या, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। यहां जो आप देख रहे हो वेरिएबल्स x, y, z का जो कोफिशिएंट है तीनों इक्वेशन में, वही बनेगा क्या मेरा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जिसे हम लोग A कहते हैं। तो क्या देंगे, A1 B1 C1, यानी R1 में A1 B1 C1, फिर R2 में देंगे A2 B2 C2, R3 में देंगे A3 B3 C3। ठीक है, ये आपका A हो गया। फिर क्या है, X। X क्या होता है, वेरिएबल्स, या इसे कहते हैं क्या, अननोन्स। ये मेरा क्या होगा, तो x, y, z। फिर क्या है, b क्या होगा, तो कांस्टेंट, ये जो आपका है d1 d2 d3, तो d1 d2 d3 ये हो गया। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं सॉल्व, किस तरह इसको हम लोग फाइंड करेंगे, है ना। तो इसके लिए फिर हम लोग चलते हैं क्या, इक्वेशन 4 चलेंगे। यहाँ पर क्या कहा कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को जो सॉल्व करेंगे वो मेथड क्या है, तो क्या कहा, यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के इनवर्स का यूज करके हम लोग x, y, z को फाइंड करेंगे। तो देखिए कैसे होता है, हम चलेंगे अब इक्वेशन 4 से, फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या है, ax इक्वल्स टू b। इसी इक्वेशन से हम लोग फाइंड करेंगे। कैसे, देखिए, a इनवर्स ऑफ ax इक्वल्स टू a इनवर्स ऑफ b। हमने क्या किया कि इस इक्वेशन के बोथ साइड जो है a इनवर्स से क्या किया, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड। ठीक है, दिस इंप्लाइज a इनवर्स ऑफ a इंटू x, ये कहाँ से हुआ, बाय एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, दिस इक्वल्स टू a इनवर्स b, दिस इंप्लाइज a इनवर्स इंटू a को क्या कहते हो, I कहते हैं, Ix इक्वल्स टू a इनवर्स b, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू a इनवर्स b। इसलिए यहाँ क्या कहा, यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। यहाँ पर देखिए, ये जो आपका x है, ये x मेरा क्या है, x y z है, इसको कैसे फाइंड करेंगे, दिस इक्वल्स टू क्या होता है, a इनवर्स b। यानी क्या कि दिया गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना होगा तो उसमें हमको a इनवर्स को पहले फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो x y z का वैल्यू निकालने का जो मेथड है, इस मेथड को कहा गया क्या, मैट्रिक्स मेथड। क्लियर है। तो देखते हैं इसकी बात का टॉपिक, ये आपका है क्राइटेरियन फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस।
ठीक है। तो इस टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे कि दिया गया सिस्टम जो है, दिया गया लीनियर इक्वेशन ऑफ सिस्टम जो है ना, वो हम उसकी कंसिस्टेंसी को चेक करेंगे कि वो दिया गया सिस्टम जो है क्या वो कंसिस्टेंट है या फिर वो इनकंसिस्टेंट है। इसमें हम लोग ये चीज़ चेक करेंगे। आप याद कीजिए क्लास 10th को आप वहाँ पर पढ़ते थे, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, है ना। यह निकाय का अद्वितीय हल है, यह निकाय का कोई भी हल नहीं है, यह निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल है। ऐसा हम क्लास 10th में पढ़ते थे। तो यहाँ भी हमको वही चीज़ करना है, ठीक है। हमको चेक करना है क्या कि दिया गया जो निकाय है कि वो संगत है या फिर असंगत है। क्लियर है। तो यहाँ पर जो चेक करने का जो मेथड होगा वो क्या है, यूजिंग मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का करना यूज, ठीक है। देखिए लेट कैसे करते हैं चेक। तो इसमें पहले लेट ए एक्स इक्वल्स टू बी बी अ सिस्टम of an linear equations in an unknowns का मतलब क्या हुआ, वेरिएबल्स। Then we have the following results, ठीक है। तो इसमें देखो पहले चलते हैं क्या, केस फर्स्ट लेते हैं। क्या केस फर्स्ट, द सिस्टम इज कंसिस्टेंट and has infinitely many solutions, ठीक है। यही सब है। तो देखिए कैसे हम लोग कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन को जानेंगे कि वो कंसिस्टेंट है या फिर वो इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या कहा। लेट ए एक्स इक्वल्स टू बी, इस टाइप से कोई सिस्टम दिया हुआ है। एन लीनियर इक्वेशंस इन एन अननोन्स, जितना इक्वेशन होता है उतना ही क्या होता है, अननोन होता है, ठीक है। टू इक्वेशंस टू वेरिएबल्स, थ्री इक्वेशंस थ्री वेरिएबल्स, ठीक है। देन वी हैव द फॉलोइंग रिजल्ट्स। केस फर्स्ट की क्या कहा, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो आप जानते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। देन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहा कि कैसे हम लोग चेक करेंगे, है ना, कैसे जानेंगे कि दिया गया सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, दिया गया निकाय संगत है या फिर असंगत है। तो इसके लिए क्या कहा कि यदि ए क्या हो जाए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, ए क्या हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, अर्थात डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो उस केस में क्या कहा, देन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो दिया गया सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, दिया गया निकाय क्या होगा, संगत होगा, एंड हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, और उसका एक अद्वितीय हल होगा। और जिसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो x इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी वाले फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। क्लियर है। तो ये बात था किसका, कंसिस्टेंट के लिए। हम लोग जान गए क्या कि जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो उस केस में दिया गया सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, और उससे क्या होगा, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, और जिसको हम लोग फाइंड करेंगे कहाँ से, x इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू
बी से फाइंड करेंगे। क्लियर है? केस सेकेंड देखिए, इफ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ए क्या कहा, सिंगुलर मैट्रिक्स हो, अर्थात क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। तो जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0 होगा तो इस केस में दिया गया सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो सकता है या फिर इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। हमने क्या कहा कि जब दिया गया सिस्टम, जब दिया गया डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू जब 0 होगा तो इस केस में जो सिस्टम दिया हुआ है वो सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो सकता है या फिर वो इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। मतलब वो संगत भी हो सकता है या फिर वो असंगत भी हो सकता है। तो इस बात को कैसे जानेंगे कि वो संगत है या फिर वो असंगत है? इसको जानने के लिए क्या कहा, इन दिस केस वी कैलकुलेट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो इस केस में हमको फिर से क्या करना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी को ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो ये हमें बतलाएगा क्या, तो ये हम फाइंड कब करेंगे, ये चीज हम फाइंड कब करेंगे, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो, इक्वल्स टू 0, अर्थात ए क्या हो, सिंगुलर मैट्रिक्स हो। तो उस केस में एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी को निकालना पड़ेगा। अब देखिए इसमें पहला पॉइंट क्या कहता है, यदि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, एडजॉइंट ऑफ ए ये कोई मैट्रिक्स है, बी कोई मैट्रिक्स है, जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई मैट्रिक्स ही बनेगा। तो क्या कहा, यदि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, ये क्या है, 0 मैट्रिक्स है, लिख दिए हैं। ठीक है, जब कहा कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 मैट्रिक्स नहीं हो, ठीक है, मतलब कुछ भी वैल्यू, मतलब 1 2 3 ऐसा कुछ भी आएगा एलिमेंट में, ठीक है, जिस मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट 0 होता है उसे कहते हैं क्या, 0 मैट्रिक्स। ठीक है, मान लो क्या कि 3/3 का कोई मैट्रिक्स है, उसमें कोई एक एलिमेंट को छोड़कर बाकी 8 एलिमेंट 0 दिया हुआ है, तो भी हम उसे 0 मैट्रिक्स नहीं कहेंगे, वो नॉन 0 मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर है? 0 मैट्रिक्स होने के लिए ऑल एलिमेंट्स आर 0। तो यहां कहा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए, तब देन द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, तब दिया गया सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, संगत होगा, एंड हैज नो सॉल्यूशन, और उसका कोई हल नहीं होगा। क्लियर है? तो बात समझ में आ गई। तो हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, यदि 0 आ गया तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालेंगे, इसका वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स आएगा, तो दिया गया सिस्टम इनकंसिस्टेंट है और उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। सेकेंड देखिए, यदि इसका वैल्यू 0 मैट्रिक्स आ गया तब कहा देन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, तो दिया गया सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, एंड हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, और उसका क्या होगा, बहुत सारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, यही था क्या, क्राइटेरियन फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो अब बतलाओ, दिया गया सिस्टम दिया हुआ है तो उसे हम चेक कर सकते हैं कि वो कंसिस्टेंट है या फिर वो इनकंसिस्टेंट है ना। आप क्लास 10th में आप याद कीजिए, वहाँ निकालने का जो मेथड था, वहाँ पर हम लोग क्या किए थे कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, इस तरीके से वहाँ चेक करते थे। ऐसा आ गया तो कहते थे क्या, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये तीनों आपस में बराबर हो जाता था तो कहते थे क्या, द गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, और यदि ऐसा होता था तो इनकंसिस्टेंट एंड हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्लास 10th में हम लोग ऐसा पढ़ते थे, और यहाँ जो है इस तरीके से हम लोग मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का यूज करके चेक करते हैं। आई बात समझ में? तो आप देखेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.6 का
पहला क्वेश्चन जो होगा वहाँ पर एग्जामिन करना है कि बतलाइए उसमें कि कौन सा दिया गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है या फिर वो इनकंसिस्टेंट है। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। अब हम लोग देखते हैं क्या कि उस जो सिस्टम कंसिस्टेंट है और जिसका यूनिक सोल्यूशन होने वाला है तो उसके वैल्यू मैंने एक्स वाई जेड को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अब हम लोग करते हैं इस पर डिस्कस। जिससे हम लोग एक क्वेश्चन लिख के करते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ equations by matrix method। ठीक है, 3x minus 2y plus 3z equals to 8, 2x plus y minus z equals to 1, 4x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल्स टू 4। ये तीन इक्वेशन ले लिए इन 3 वेरिएबल्स। अब इसको हमको सॉल्व करना है। मतलब क्या है कि सॉल्व करके हमको x, y, z का वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक, तो देखिए, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, गिवन डेट लिख देना। गिवन डेट देने के बाद दिस इक्वेशन फर्स्ट, दिस इक्वेशन सेकेंड एंड दिस इक्वेशन थर्ड कर देंगे। कर दिए। अब इसके बाद देखिए देंगे क्या, देन द एबव सिस्टम ऑफ इक्वेशंस can be written in the form of a matrix equation ax equals to b, और इससे इक्वेशन नंबर क्या कहेंगे, 4, where ए इक्वल्स टू क्या बतलाए थे, ए क्या होता है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट है वही मेरा ए होगा। दे दो 3 -2 3 2 1 -1, यहाँ -1 है, -1। ठीक, फिर नेक्स्ट है 4 -3 2, ये आपका ए हो गया। कॉमा कैपिटल एक्स, ये क्या होता है, अननोन वेरिएबल्स। वो क्या है, एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड। हो सकता है कि क्वेश्चन यहाँ पर यू वी डब्ल्यू बन के आ जाए, तो आप वहाँ पर उसको देंगे लिख। कॉमा अब क्या है बी, तो बी इक्वल्स टू दे देंगे क्या, 8 1 4 8 1 4। तो ये आप जान गए ए क्या है, एक्स क्या है, बी क्या है। क्लियर है? तो हमको करना है क्या, एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है। और इसके लिए क्या होता है कि पहले हमने क्या कहा था कि इसमें मतलब बतलाया गया था क्या, यूजिंग इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हमको करना है क्या, ए इन्वर्स पहले फाइंड करना है। तो ए एक्स इक्वल्स टू बी है, दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, ए इन्वर्स बी। तो पहले हमको करना क्या होगा, पहले हमको ए इन्वर्स फाइंड करना होगा। और पता है कि ए इन्वर्स इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये आपको पता ही है, आप निकाले ही हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड ए इन्वर्स। ठीक है, तो ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए पहले क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को निकालना है। चलिए तो पहला काम करते हैं क्या, हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए को निकाल लेते हैं। दिस इक्वल्स टू क्या देंगे, 3 -2 3 2
1 -1 4 -3 2 दे दिए। कर दो, डायरेक्ट एक्सपेंड ही कर देते हैं। एक्सपेंड एलोंग R1 क्या मिलेगा, 3 से किए, दिस रो दिस कॉलम कैंसिल, 1 -1 -3 2, फिर क्या होता है, ये प्लस ये माइनस, माइनस यहाँ पहले से क्या है -2 है। अब क्या होगा, दिस रो दिस कॉलम कैंसिल, 2 -1 4 2, फिर क्या होता है प्लस, प्लस क्या देंगे 3, दिस रो दिस कॉलम कैंसिल, 2 1 4 -3, ठीक है। दिस इक्वल्स टू, अब इसको क्रॉस कर लो, 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2, फिर माइनस देते हैं, -3 को -1 से, तो क्या होगा ये 3 हो जाएगा, माइनस माइनस ये +2 हो गया, फिर 2 को 2 से ये क्या हो गया 4, माइनस देते हो, 4 को -1 से -4, माइनस पहले से है तो +4 +3 इंटू क्या, 2 को -3 से तो क्या हो गया -6, फिर देते हैं -4 को 1 से क्या हो गया 4, दिस इक्वल्स टू 3 इंटू 2 -3, तो ये -1 हो जाएगा, +2 इंटू 4 + 4 8 हो गया, +3 इंटू -6 -4 -10, दिस इक्वल्स टू -3 + 16 -30, ठीक है। दिस इक्वल्स टू ये कितना आ गया -17, और ये आपका देख सकते हैं डज नॉट इक्वल टू क्या है 0 है। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 होता है तो हम क्या कहते हैं, ए इज नॉन सिंगुलर एंड क्या, हेंस इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। यहाँ पे आप दे सकते हो 10 ए इज नॉन सिंगुलर एंड हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। अब हमको करना क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सारे एलिमेंट का पहले क्या करोगे, कोफैक्टर को फाइंड करोगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए को, ठीक है। अब देखिए इसका कोफैक्टर निकालते हैं, तो R1 का पहले, फिर R2 का, फिर R3 का देंगे। The cofactors of elements of R1 of determinant of A are, तो R1 का निकालते हैं कोफैक्टर्स, तो 3 का क्या होगा जी, दिस रो दिस कॉलम कैंसिल, तो क्या लिखेंगे 1 -1 -3 2, ठीक है। फिर क्या होगा -2 के लिए, दिस रो दिस कॉलम कैंसिल, तो 2 -1 4 2 कॉमा, फिर देंगे 3 के लिए 2 1 4 -3, ठीक है। अल्टरनेट साइन प्लस माइनस प्लस, यहाँ देना है माइनस, ठीक। डेट इज क्रॉस कीजिए, ये 2 -3 हो जाएगा, 4 + 4 हो जाएगा, ये -6 -4 हो जाएगा, डेट इज -1 -8 -10। अब देंगे फिर क्या, द कोफैक्टर्स of elements of R2 of determinant of A are, दीजिए R2 का, तो पहले क्या है 2 है ना, दिस रो दिस कॉलम कैंसिल, -2 3 -3 2 कॉमा, 1 का देंगे 3 3 4 2 कॉमा, -1 का देंगे 3 -2 4 -3 माइनस प्लस माइनस देंगे साइन, डेट इज -4 + 9 6 -12 -9
प्लस साइड डेट इज 9 माइनस 4 5 माइनस 5 6 माइनस 12 माइनस 6 माइनस 9 प्लस 8 माइनस 1 माइनस 5 प्लस, तो ये 1 आ गया। ठीक है, अब निकालते हैं किसका, R3 का। देखिए द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ R3 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A आर, निकल R3 का, पहले 4 है तो 4 का दिस रो दिस को हम कैंसिल, क्या देंगे -2 3 1 -1 कॉमा, फिर क्या होगा -3 निकालना है, दिस रो कॉलम कैंसिल 3 3 2 -1, फिर निकालना है 2 का दिस रो दिस को कैंसिल 3 -2 2 1। ठीक है, अल्टरनेट साइन क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, यहां से लाइन खींच दीजिए, डेट इज क्रॉस कर लो 2 -3 माइनस -3 -6 3 प्लस 4, डेट इज ये हो गया आपका -1, ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका 9 और ये हो गया 7। ठीक है, अब देते हैं देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू R1 का क्या है -1 -8 -10, R2 का क्या है -5 -6 1, R3 का है -1 9 7 और इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। ठीक, ट्रांसपोज कर दो, क्या मिलेगा -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7। ठीक है, अब देते हैं क्या, देयरफॉर A इनवर्स इक्वल्स टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A, दिस इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A पहले निकाल चुके हैं -17, एडजॉइंट ऑफ A देख लो क्या है -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 और ये 7 हो गया, ये निकला क्या A इनवर्स। ठीक है, अब हमको निकालना है XYZ निकालना है, तो अब हम लोग चलेंगे, आप याद कीजिए इसके पहले इक्वेशन 4 था, तो अब हम लोग इक्वेशन किससे 4 चलेंगे। ठीक है, इक्वेशन 4 आपका है AX = B, ये इक्वेशन का 4 होगा। ठीक, तो इसमें पहले कुछ स्टेप काम करना होता है ना, या आप इसको डायरेक्ट भी तो लिख सकते हो, X = क्या A इनवर्स B, दिस इम्प्लाइज X आपको पता है, X क्या है मेरे पास X Y Z, A इनवर्स यहाँ से देख लो क्या है A इनवर्स -1 ओवर 17, फिर क्या देंगे -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7 इंटू B है ना, B आप देख लो बैक करके 8 1 4 दिया हुआ है, दिस इम्प्लाइज X Y Z, दिस इक्वल्स टू -1/17, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, कैसे करेंगे, इसको इसे करते हो -1 को 8 करेंगे तो -8, फिर प्लस देते हैं -5 को 1 से -5 प्लस -1 जाएगा -5, -1 को 4 से तो -4, नेक्स्ट बढ़ो -8 को 8 से तो -64, -6 को 1 से तो -6, 9 को 4 से तो 36, नेक्स्ट है -10 को 8 से तो -80, 1 को 1 से
प्लस 1 हो गया, 7 को 4 से 28 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज एक्स वाई जेड इक्वल्स टू -1/17। अब इस सबको करो सॉल्व, -8 -5 -4, तो ये आपका हो गया -17 -34 -51। ठीक है, दिस इम्प्लाइज एक्स वाई जेड दिस इक्वल्स टू, अब -1/17 जो है आप इसमें मल्टीप्लाई कर लो तो मिलेगा क्या, सब कट रहा है, 17 एक बार में, ये 2 बार और ये 3, यहाँ मिला 1 2 3। बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेज वी गेट x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2, z इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2, z इक्वल्स टू 3। यही निकला, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप आंसर वेरीफाइड कर सकते हो, जो इक्वेशन दिया हुआ है वहाँ पर आप रख के LHS RHS चेक कर सकते हो। ठीक है, ये y इक्वल्स टू आपका 2 है। ये था NCERT के 4.6 तक का कॉन्सेप्ट, आप उसको बनाएंगे, बन जाएगा। 2 ही टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्या है, एग्जामिन करना है कंसिस्टेंसी के लिए, और सेकेंड दिया हुआ है यही आपको सॉल्व करना है। ठीक, और इसके बाद कोई एक्सरसाइज दिया हुआ है नहीं, 4.6 लास्ट है। उसके बाद दिया हुआ है मिसलेनियस एग्जाम्पल है, मिसलेनियस एक्सरसाइज है, तो आप उसको बनाइएगा और बनाकर जो डाउट होगा आप उसको कमेंट के माध्यम से बतलाएंगे, तभी हम बतलाऊंगा। यदि कुछ डाउट नहीं आएगा, कुछ कमेंट नहीं आएगा तो मैं बतलाऊंगा नहीं, मैं इसके बाद जो है नया यूनिट शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में यहीं तक, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।